डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने टॉपिक करने हैं करंट अफेयर्स के। जैसे हम जीएस वाला जो टॉपिक है वो हम कवर करते ही हैं। तो अब जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन करी थी कि किस तरह की इमरजेंसी है, कितने टाइप की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, उसके बाद स्टेट इमरजेंसी है, फिर हमने करा था फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इस इमरजेंसी के जहाँ जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बन रहे थे वो मैंने आपको बताए थे। आर्टिकल 352 के अंदर हमने बात करी थी नेशनल इमरजेंसी की। उसके बाद आया आर्टिकल 356, अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्टेट वर्क नहीं कर रहा तो हमने करा था स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। उसके बाद आ गया अंडर आर्टिकल 365। तो 365 ने क्या बोला था कि किसी भी स्टेट के अंदर आप स्टेट इमरजेंसी तब इंपोज कर सकते हो अगर वो स्टेट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो वर्क नहीं कर रहा। इस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ इमरजेंसी वाला जो टॉपिक था उसको कवर अप करा अंडर पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें वो वाला टॉपिक इमरजेंसी वाला मेजर टॉपिक था आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आज वाले टॉपिक के अंदर कुछ अलग तरीके से हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश करनी है। तो मेरे को बताना जरूर कमेंट सेक्शंस के अंदर कि जो पैटर्न मैं आज वाला यूज करूंगी क्या ये पैटर्न ज्यादा बेस्ट है या जो पैटर्न हम ऑलरेडी लास्ट के 5-6 लेक्चर के अंदर हम कवर कर चुके हैं या फिर वही पैटर्न चाहिए आपको। ठीक है, चलो तो बेटा आज का जो मेन हेडिंग है वो है हमारी कि आज हमने पढ़ना क्या क्या है। गैट पढ़ना है, GATT गैट। उसके बाद WTO, यूनिसेफ और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके साथ साथ चलेंगे। तो यूरोपियन कमीशन चीफ कॉल्स फॉर एन अल्टरनेटिव टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर जो न्यूज दे रखी है वो आपको दिखने के अंदर लगेगा कि हाँ जी न्यूज दे रखी है, न्यूज़पेपर के अंदर है, न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल दे रखा है इसके ऊपर पूरा। तो उस आर्टिकल को इन शॉर्ट हमने कवर करने की कोशिश करी है। अब यहां तक तो आपका हो गया न्यूज आर्टिकल। ठीक है, ये जो है आपका जस्ट अ मिनट, हाँ जी ये हो गया बेटा आपका न्यूज आर्टिकल। ठीक है, अब इस न्यूज आर्टिकल के बेस के ऊपर ये हमारा हो गया न्यूज आर्टिकल। अब इस न्यूज आर्टिकल को आप लोग खुद से रीड कर लेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर फालतू का। तो इस न्यूज आर्टिकल के बेस के ऊपर जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, अब वो क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज WTO। तो WTO है ये स्टैब्लिश हुआ 1995 के अंदर, रिप्लेस कर रहा है अर्स्टवाइल गैट को। मतलब इससे पहले क्या था, गैट GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है जनरल एग्रीमेंट। जनरल एग्रीमेंट किसके ऊपर, टैरिफ और ट्रेड के ऊपर। तो ये हो गया हमारा गैट और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई वो कब, 1947। तकरीबन आपने याद रखना है कि जहां पर भी UNO की ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ेंगे तकरीबन मतलब मोस्टली केसेस के अंदर जहां जहां पे हम लोग WTO की पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अगर लास्ट में O लिखा हुआ है ना तो उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही होगा। ऑलमोस्ट 90% केस ऐसे ही हैं। ठीक है, अब हमने क्या बात बोली कि जो WTO है ये एस्टैब्लिश हुआ 1995 के अंदर। WTO का मतलब हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हमने कैसे इसको लर्न करना है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हो रहा है, ये 1995। इससे पहले क्या था, 1947 के अंदर जो एस्टैब्लिश हुआ वो क्या था, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो हमने ट्रेड स्टार्ट करा था कब, 1995 के अंदर। और आज की डेट में वो ट्रेड इतना बढ़ चुका है कि हम खूब उसमें से अर्निंग कर रहे हैं। तो हमने ट्रेड कब एस्टैब्लिश करा था, 1995 के अंदर। तो जब ट्रेड को देखने के लिए कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी उस टाइम पे ट्रेड को कौन देख रहा था, गैट देख रहा था। तो गैट कब एस्टैब्लिश हो रहा है, 1947 के अंदर। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ हमारा, गैट जो है वो एक प्रोविजनल अरेंजमेंट है
सिर्फ एक प्रोविजनल अरेंजमेंट है, ना कि एक होल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये एक सिर्फ मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप इसको नहीं दे सकते। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात होएगी तो वो हो गया आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके नाम के साथ दे रखा है। तो ये जो WTO है वो है क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो GATT है वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक क्या है, प्रोविजनल अरेंजमेंट है। अब रेगुलेट क्या करता है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखता है इंटरनेशनल ट्रेड के, गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। समझ गए कौन किसकी बात कर रहे हैं, हम GATT की बात कर रहे हैं। तो GATT कब एस्टैब्लिश हुआ, 1947 में। क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, आंसर नो। तो ये देखती क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड होता है उस ट्रेड के अंदर गुड्स, सर्विसेज और देखती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। समझ गए। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इसके मेंबर्स की तो 166 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। अब क्या है WTO का मेन चैलेंजेस जो हैं वो WTO के क्या हैं, तो सबसे पहले तो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैरालिसिस, हमें ये देखना है। अच्छा, सिंस 2016 द US हैज ब्लॉक्ड अपॉइंटमेंट टू द WTO एपिलिएट बॉडी। सिर्फ आपने इसको मतलब गो थ्रू करना है एक बार, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा वैसे। नेक्स्ट आ गया हमारा, अब ये जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है जो कि नॉन फंक्शनल है, वीकनिंग करता है ग्लोबल रूल एनफोर्समेंट को। सिर्फ गो थ्रू करना है इस स्लाइड को भी आपने। अब ये जो फ्रेमवर्क कहते हैं बनाए हुए हैं, इस फ्रेमवर्क के अंदर अलग अलग हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो चीजें हैं उसको सेटअप किया जाता है। इसको सिर्फ आपने गो थ्रू करना है क्योंकि न्यूज का आर्टिकल है ये भी न्यूज का आर्टिकल है। अब बात आई क्वेश्चंस के ऊपर। अब जो इस पूरे के पूरे जहां पे आपको न्यूज़पेपर का क्वेश्चन पेपर के अंदर GATT का टॉपिक मिल गया या फिर WTO का टॉपिक मिल गया, उस टॉपिक में से अब जो मैं क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले किसने कहते हैं प्रपोज करा, यूरोप लेड इनिशिएटिव फॉर स्ट्रक्चर्ड ट्रेड कॉर्पोरेशन विद एशियन कंट्रीज एज अ पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव टू द WTO। ये चीज किसने प्रपोज करी, US प्रेसिडेंट ने करी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने करी, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेइन ने करी, या WTO डायरेक्टर जनरल ने करी। तो हमें पता ही है कि भाई ये कौन कर रहा है, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट, नाम है उनका उर्सुला वॉन डेर लेइन, इन्होंने प्रपोज करा इस पूरी की पूरी चीज को। उसके बाद आया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइम पे फेस कर रही है चैलेंजेस एंड परसीव्ड टू बी स्ट्रगलिंग विद ग्लोबल ट्रेड टेंशंस। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेड टेंशन से सफर कर रही है? क्या वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या फिर वर्ल्ड बैंक है या फिर WTO है या फिर यूनाइटेड नेशंस है। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर इजीली ढूंढ सकते ही हैं कि ये किसकी बात कर रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही है, जो कि इस टाइम पे सफर कर रहा है किसे, ग्लोबल ट्रेड टेंशन वाली चीज से सफर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड द प्रपोज्ड ऑल्टरनेटिव टू द WTO। अब ऑल्टरनेटिव टू द WTO, अब इसके पीछे कहते कौन सा प्राइमरी मोटिवेशन माना जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एलिमिनेट करना हर तरह के ट्रेड बैरियर्स को, या इनकरेज करना बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को, या डेमोन्स्ट्रेट करना फ्री ट्रेड बेस्ड ऑन रूल्स को, या फिर रिप्लेस करना ऑल एग्जिस्टिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स को। तो हमारे पास जो आंसर है वो ये है कि डेमोन्स्ट्रेट करना फ्री ट्रेड को जो कि रूल्स के ऊपर बेस्ड है और पॉसिबल है अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज की वजह से। नेक्स्ट आया, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, WTO कब एस्टैब्लिश हुआ। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में कवर कर ही लिया है, तो आंसर हमें पता ही है कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर 1995। WTO जो था ये एस्टैब्लिश हुआ 1995 में। इसने रिप्लेस करा किसको, जनरल अग्रीमेंट ऑन
ट्रेड को, और जो कि स्टैब्लिश कब हुआ था 1947 में। साथ में हमने क्या बात बोली कि ये जो आपका है क्या गैट है, क्या ये किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन है? आंसर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ WTO? WTO का मेन फंक्शन जो है वो क्या है? तो सबसे पहला कि प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना डेवलपिंग कंट्रीज को, या रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को और रिजॉल्व करना उनके डिस्प्यूट्स को, या फिर कंट्रोल करना इन्फ्लेशन या एक्सचेंज रेट को। भाई कंट्रोल करना इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट को, सोचो। उसके बाद प्रमोट करना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन के बेस के ऊपर हम इजीली आंसर ढूंढ सकते हैं। तो क्या है इसका आंसर? रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को बेटा, क्योंकि इसके नाम के अंदर ही तो इसका आंसर छुपा हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और रिजॉल्व करना डिस्प्यूट्स को। WTO का जो प्राइमरी रोल है वो ओवरसी करना है ग्लोबल ट्रेड रूल्स को, और सेटल करना ट्रेड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को। जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं उनको क्या करना? रिजॉल्व करना। ये काम है किसका? WTO का। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द WTO? इनमें कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है WTO का? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, या नेशनल ट्रीटमेंट, या फिर रेसिप्रोसिटी, या फिर अब आपको देखा जाए तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन के बेस के ऊपर ही हमें इसका आंसर पता चल रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है WTO का। तो हमें पता ही है कि जो ऑप्शन डी है वो उसके आंसर उसके दिए हुए ऑप्शन से पता चल रहा है। WTO जो है वो जनरली प्रमोट करता है फ्री ट्रेड को और अपोज करता है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को। बात क्लियर? ठीक। नेक्स्ट आ गया हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या ये न्यूयॉर्क में है, या जिनेवा में है, या पेरिस में है, या लंदन में है? तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था, जहां जहां पे ओ लगा हुआ है 90% केसेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन हम करते हैं उसमें 90% के केस ऐसे हैं जहां पे हमें पता चलता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, पीछे ओ लिखा हुआ है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। WTO हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, जिनेवा इज इन स्विट्जरलैंड। डन। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्रीमेंट दैट द WTO रिप्लेस्ड? उस एग्रीमेंट का नेम क्या था जिस एग्रीमेंट को WTO ने रिप्लेस करा है? IMF, वर्ल्ड बैंक, गैट, या फिर UNCTAD? तो हमें पता ही है इससे पहले 1947 में एस्टैब्लिश हुआ पड़ा एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि जनरल एग्रीमेंट कंसिडर होता था किसके ऊपर? टैरिफ और ट्रेड के ऊपर। उसको रिप्लेस करके 1995 के अंदर एस्टैब्लिश हो गया कौन? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आया, अच्छा ये तो हम कर चुके। नेक्स्ट, WHO एंड यूनिसेफ रिलीज्ड एन अपडेटेड ट्रैकर फॉर वॉश इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर मोर देन 100 कंट्रीज शोइंग प्रोग्रेस। ये है हमारा सेकेंड न्यूज आर्टिकल। ठीक है, आज जो हमारा कुछ पैटर्न है पढ़ने वाला, इसमें मैंने डायरेक्ट न्यूज आर्टिकल की हेडिंग दी है। न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड 3-4 जो भी टॉपिक्स थे वो टॉपिक मेंशन करे हैं, उसके बाद डायरेक्ट वहां का MCQ जो है वो बना दिया। तो अब आपने ये बताना मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में कि जिस तरह से हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि एक्सप्लेनेशन इतनी क्यों करा रहे हो, इतनी डेप्थ में क्यों जा रही हैं, तो कुछ को शायद से ये भी प्रॉब्लम है। तो आप ये देख लेना कि लास्ट वाला पैटर्न ज्यादा बेस्ट है या फिर डार्क न्यूज आर्टिकल, क्योंकि देखा जाए तो वहां पे आपको क्वेश्चंस ही आने हैं। क्वेश्चन मतलब MCQs की फॉर्म में। ठीक है, तो उसका कुछ जो उसका बैकग्राउंड होगा वो मैं साथ साथ में बता रही हूँ। बाकी जो उसके MCQs होंगे उन MCQs को हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, बाकी जैसा भी हुआ आपने बता देना है। ठीक है, अब सेकेंड न्यूज आर्टिकल हमने पढ़ लिया। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या हो रहा है, ये आर्टिकल क्यों न्यूज में है? इंप्रूव करना चाह रहा है वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन को। ये मतलब है आपका वॉश का। अब देखा क्या लिखा हुआ है? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और कौन? यूनिसेफ मिलके एक अपडेट ट्रैकर
रिलीज करा इन्होंने वॉश के लिए। वॉश का मतलब क्या हो गया, WA से वाटर, S से सैनिटेशन, H से हाइजीन। और कितनी कंट्रीज, कितने स्टेप्स के अंदर, 8 स्टेप्स के अंदर। अब ये लिंक्ड है 2023 के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ऑन वॉश के ऊपर, वेस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। और ये रिवील कर रहा है ओनली 17% ऑफ कंट्रीज के पास एडिक्वेट फंडिंग है इंप्रूव करने के लिए इन सर्विसेज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, इस वाली पार्ट को। बाकी ये सारा न्यूज आर्टिकल है। अब जरा हम देखें इनकी हल्की फुल्की, हमने इसकी देखें बैकग्राउंड है क्या, वॉश और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वॉश जो है वो एक कलेक्टिव टर्म है वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए और हाइजीन से रिलेटेड, जिसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात हो रही है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा जाए, सैनिटेशन फैसिलिटीज को अच्छे लेवल पे प्रोवाइड करा जाए और मेंटेन करा जाए बेसिक लेवल ऑफ हाइजीन, इसको मेंटेन करा जाए। तो उसके लिए इनिशिएटिव कौन सा है, वॉश, ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आ गया। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो कहते हैं टॉयलेट्स का ना होना स्कूल्स के अंदर ये कॉज कर रहा है ड्रॉप आउट, और वो भी स्पेशली किन के अंदर, गर्ल्स के अंदर। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है ये। वाटर एंड सैनिटेशन, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिसे रिकग्नाइज करा है किसने, यूनाइटेड नेशन ने। देखा जाए अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस राइट टू लाइफ वाले पार्ट के अंदर ही ये भी एक तरह के ह्यूमन राइट्स, तो इसको यूएन ने बोला है, बट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, वो राइट टू लाइफ इन दोनों चीज़ों की, अच्छा क्लीन वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन अच्छी होनी चाहिए, हाइजीन जो है उसको प्रॉपर मेंटेन करा जाए, ये हमारा क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर ही आ जाते हैं। इंटरप्रिटेशन में, किसकी इंटरप्रिटेशन में, राइट टू लाइफ की इंटरप्रिटेशन में। नेक्स्ट आया इंडिया का स्टेटस क्या है इस टाइम पे। प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया, ट्रैकर को रिकग्नाइज कर रहा है, इंडिया के एफर्ट चल रहे हैं वॉश के लिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं अभी वो स्टैंडर्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी इंप्रूवमेंट चल रही है। वॉश इंडिकेटर्स नेशनल मॉनिटरिंग लेवल पे वॉश इंडिकेटर जो हैं उनको इंस्टॉल करा जा रहा है। मेजर वॉश इनिशिएटिव जो हैं नेशनल लेवल पर इंडिया के अंदर वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले है स्वच्छ भारत मिशन। अब जो स्वच्छ भारत, उसके नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो है ये एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है ओपन डिफिकेशन का। मींस जैसे लोग ओपन में ही जो डिफिकेशन है, ये जो प्रोसेस है इसको एलिमिनेट, हटाने की बात कर रहा है। जल जीवन मिशन 2019 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। ये इंश्योर करता है कि हर घर के अंदर टैप वाटर सप्लाई होनी चाहिए। हर कौन से एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, हर रूरल होम के अंदर। और 80.15% हाउस होल्ड ऐसे हैं जहाँ पे टैप वाटर सप्लाई जो है वो उनके घरों के अंदर है। तो इस डेटा को, इस रेशो को आपने दिमाग में रखना है। डन, 5 स्टार वाला क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद है नमामि गंगे। हालांकि ये आपको पता भी है कि नमामि गंगे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया जिस लेवल तक इसको पहुंचाना जाना था, पहुंचा नहीं उस लेवल पे, बट चलो न्यूज में तो आ गया ना। नमामि गंगे बहुत पुराना इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये फोकस कर रहा है किसके ऊपर, क्लीनिंग और कंजर्विंग गंगा रिवर। क्लीन करना और कंजर्व करना किसको, गंगा रिवर को। ये उसको क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। कौन सा इनिशिएटिव है, नमामि गंगे। नेक्स्ट आ गया, ग्लोबल लेवल पर हम देखेंगे वॉश इनिशिएटिव। अभी तो हमने सिर्फ इंडिया लेवल पे बात करी है, अब है ग्लोबल लेवल पर। तो प्रोटोकॉल ऑन वाटर एंड हेल्थ, अब ये एक इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है जो कि लिंक कर रहा है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को और उसकी प्रिवेंशन को
कंट्रोल कर रहा है, साथ में रिडक्शन कर रहा है वाटर रिलेटेड डिजीज को। किस जगह पे? यूरोप के अंदर। जॉइंटली सपोर्टेड बाय WTO, यूरोप एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन। किसकी बात हो रही है? प्रोटोकॉल ऑन वाटर एंड हेल्थ। ग्लोबल लेवल पर ये जो प्रोटोकॉल है, ये कहाँ कहाँ के किस किस की सपोर्ट मिल रही है इस प्रोटोकॉल को? WHO की मिल रही है, यूरोप की मिल रही है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन की मिल रही है। अब बात करें हम जरा यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के ऊपर। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन जो था वो 2010 के अंदर आता है। अब इसमें क्या बोला गया कि रिकग्नाइज करना है सेफ वाटर और सैनिटेशन को एज ह्यूमन राइट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है एज ह्यूमन राइट्स इसको मिलना जरूरी है। WHO वॉश स्ट्रेटजी जो है 2018 से लेके 2025 तक, ये जो WHO की वॉश स्ट्रेटजी है वो बनाई गई, जिसका एम क्या है? इंप्रूव करा जाए हेल्थ को थ्रू द बेटर वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के, मतलब बेटर वॉश से। ठीक। नेक्स्ट, यूनिसेफ वॉश स्ट्रेटजी क्या है? WHO की वॉश स्ट्रेटजी 2018 to 25 है। यूनिसेफ की वॉश स्ट्रेटजी 2016 से 2030 तक है, ध्यान रखना इसका। और ये सपोर्ट कर रहा है SDG क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। डन। नेक्स्ट, UN सैनिटेशन और हाइजीन फंड। अब ये क्या है? तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2020 के अंदर ये इंप्लीमेंट करा जाता है, जिसमें फंड्स जो हैं हाई हैं। बर्डन कंट्रीज टू इंप्रूव सैनिटेशन को इंप्रूव करने के लिए UN सैनिटेशन हाइजीन फंड ये बनाया गया। कब बनाया गया? 2020 के अंदर। अब ये तो थी इसकी इंपॉर्टेंस। अब आते हैं हम वॉश के बाद थर्ड न्यूज आर्टिकल के ऊपर। तो जो हमारा थर्ड न्यूज आर्टिकल है, ये थर्ड न्यूज आर्टिकल क्या है? अब आप बोले कि मैम वॉश के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे? नहीं, वॉश के ऊपर कोई एमसीक्यूज बनते ही नहीं है अगर देखा जाए सीधा सीधा। ठीक है, जितने करवाए गए हैं बस वही आपने करने, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने वही करी हैं। अब इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि नेशनल लेवल पे जो वॉश इनिशिएटिव्स हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंप्लीमेंट करे गए हैं वो कौन कौन से? तो हमने सबसे पहले कर दिया स्वच्छ भारत मिशन, फिर हमने कर दिया जल जीवन मिशन, उसके बाद हमने कर दिया नमामि गंगे, ये एग्जांपल्स हैं इनकी। उसके बाद हमने करा ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो वॉश के लिए ग्लोबल लेवल पर क्या काम किया गया है, तो एक प्रोटोकॉल तैयार करा गया वाटर और हेल्थ के लिए। नेक्स्ट आ गया यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन इस चीज के लिए कब आ रहा है? 2010 के अंदर। WHO का वॉश स्ट्रेटजी कब आया? 2018 से 25। और अगर यूनिसेफ की बात करें तो 16 से लेकर 30 तक। यूनाइटेड नेशन सैनिटेशन और हाइजीन फंड की बात करें तो 2020 के अंदर। नेक्स्ट हमारा थर्ड न्यूज आर्टिकल है, गवर्नर्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि है कहां? मिजोरम के अंदर, अंडर द 6th शेड्यूल। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका भी रोल आ रहा है साथ में, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन गई। अब जरा देखते हैं कि क्या है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होती हैं, जिसके लिए ये बात न्यूज के अंदर आ रखी है। तो बेटा जो ADCs होती हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, मींस एडमिन करने के लिए बॉडीज बनाई जो गई हैं, उन बॉडीज को हम क्या बोल रहे हैं? उसके नाम से क्लियर हो रहा है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसे एस्टैब्लिश करा गया है 6th शेड्यूल के अंदर, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब ये 6th शेड्यूल जो है ये हमारा बोलता क्या है? शायद से आपको पता भी होगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल्स हैं ये पहले थे कितने? 8, जब हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन। अब कितने हैं? 12। ठीक है, आते होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं 12 के 12 आपको फॉर्मूला के साथ करा दूंगी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल नंबर 6 आपको बता रही हूं। तो ये बात कर रहा है एडमिन ओवर नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से एरिया? तो याद रखना है ATM मिजो दे दो। पहाड़ के लोग
मिजो मिंजो मिंजो करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मुझे ये चीज़ चाहिए, पहाड़ के लोग बोलते हैं मिजो ये चाहिए, मिजोआ चाहिए, मिजोआ लेके दे, है ना, ऐसा। तो एडमिन करना है ओवर नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर, एडमिन देखा जाएगा नॉर्थ ईस्ट एरिया का, और नॉर्थ ईस्ट में से कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, समझ गए। अच्छा, ये हमारा शेड्यूल बोल रहा है। अब जरा हम ये बात हमने यहाँ पे कर ली है। तो एडीसी, ए से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और ए से क्या बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हो गई, जिसे किसके अंडर किया गया एस्टैब्लिश, 6th शेड्यूल के अंदर, और गवर्न करता है ये ट्राइबल एरिया को 6th शेड्यूल, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो एटीएम मिजो, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, यही बताया गया ना। तो ये आपने लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने स्टार्स लगाएंगे उतने कम है इसके लिए। अब जरा हम देखते हैं कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये इंश्योर करती हैं बेटा ट्राइबल ऑटोनॉमी जो है वो बरकरार रहे, प्रिजर्व करा जाए उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को, और प्रमोट करा जाए इस ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स को, इसकी डेवलपमेंट को प्रमोट करा जाए। अगर मैं बात करूं इसके फंक्शंस की, तो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो हैं इनैक्ट करती हैं लॉ को ऑन मैटर, जैसे लैंड को लेकर हो गया, फॉरेस्ट को लेकर हो गया, उनके सोशल, उस ट्राइबल एरिया की जो लैंड है, उस ट्राइबल एरिया के जो जंगल हैं वो, और उस ट्राइबल एरिया के जो सोशल कस्टम्स हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, उनके सोशल कस्टम, मतलब जिस तरह से हमारे सोशल कस्टम्स हैं, पंजाब के अलग, हिमाचल के अलग, हरियाणा के अलग, इसी तरह से उनके भी अपने सोशल कस्टम्स हैं, उनके अपने जंगल हैं, क्योंकि जंगल होंगे तभी तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ पे होंगी। तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ को इंश्योर करना, उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बना रखी हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। पिक्चर क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आया, मैनेज क्या करता है ये, लोकल गवर्नेंस को मैनेज करता है कौन, एडीसी। इंक्लूड कर, जिसमें लोकल गवर्नेंस के अंदर क्या क्या आ जाता है, एजुकेशन उन बच्चों की, हेल्थ उन बच्चों की, साथ में इस्टेब्लिश करता है विलेज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोड, जिसमें एडजुडिकेट हो डिस्प्यूट्स जो कि कस्टमरी लॉ के ऊपर बेस्ड हों। स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब एडीसी के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो हैं उसकी हम कंपोजिशन की बात करें, नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, 30 मेंबर से ऊपर नहीं होने चाहिए इन जनरल, ऑफ विच 4 मैक्सिमम कैन बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। 29 में से 4 जो हैं मैक्सिमम, इनको नॉमिनेट करे कौन, गवर्नर। उसके बाद हम देखते हैं रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज। 42% कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल बॉडी पूल्स वाज अप्रूव्ड बाय तेलंगाना। समझ के, तेलंगाना ने इतना करा है, कितना परसेंट, 42% कोटा किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, किस बॉडी के अंदर, लोकल बॉडीज के अंदर। अब ये लोकल बॉडीज क्या होती हैं, देखा जाए लोकल बॉडीज हम मानते हैं किन किन को, जैसे हो गई वहां की पंचायत, ठीक है। इसे हम एग्जाम के अंदर अगर देखेंगे तो हमें एग्जाम में ये लिखा हुआ मिलेगा, पंचायत मतलब PRI। PRI मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये हो गई PRI। PRI इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फॉल करता है, तो आंसर पार्ट 9 में फॉल करता है। किस अमेंडमेंट से पंचायत का कॉन्सेप्ट आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 73rd अमेंडमेंट। और फर्स्ट टाइम ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ये किस जगह पे इसे इंप्लीमेंट करा गया, तो आंसर नागौर। नागौर, और ये नागौर है कहाँ, राजस्थान के अंदर। पहली बार यहाँ इंप्लीमेंट हुआ पंचायती राज, फिर सेकंड टाइम जो पंचायती राज है वो इंप्लीमेंट हुआ आंध्र प्रदेश में। तो अभी तक मैंने आपको 4 बातें बताई। सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस करा है वो हमने ये डिस्कस करा है कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, एडीसी हैं, इन्हें अंडर 6 शेड्यूल के बनाया गया है। और ये जो 6 शेड्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ डील करता है किससे, नॉर्थ ईस्ट में स्टेट से, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से सिर्फ और सिर्फ असम, त्रिपुरा, मेघालय,
और मिजोरम के साथ, इसके अलावा और किसी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ नहीं। एडीसी होती क्या है? एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं जो कि वहाँ के फॉरेस्ट, वहाँ की ट्राइब, वहाँ के फॉरेस्ट, वहाँ की ट्राइब या फिर वहाँ के जो कस्टमरी लॉज हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको मेंटेन करने का काम करता है। ये हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने अगली बात जो हमने करी, लोकल बॉडीज की बात हुई है कि लोकल बॉडीज के अंदर तेलंगाना ने क्या क्या करा है, 42% का कोटा जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व करा है। किसके अंदर? लोकल बॉडी के अंदर। किसने करा है? तेलंगाना ने। तो लोकल बॉडी का मतलब क्या बताया? पंचायत। क्या अकेली पंचायत होंगी? नहीं, पंचायत के अलावा म्यूनिसिपैलिटीज भी होता है। ठीक है, तो पंचायत की अभी हमने बात करी है, तो पंचायत मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ये आपका है क्या? पार्ट 9 के अंदर है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट से जुड़ा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73rd अमेंडमेंट। और ये 73rd अमेंडमेंट कब हुई है? 1992 के अंदर हुई है। फर्स्ट पंचायती राज नागौर के नागौर डिस्ट्रिक्ट जो कि एरिया कहाँ है? राजस्थान के अंदर, वहां इंप्लीमेंट करा गया। सेकंड पंचायती राज कहाँ पे आया? आंध्र प्रदेश के अंदर आया। डन। एक लोकल बॉडी जो है, मैंने उसका एग्जांपल आपको दे दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे को हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। तो म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं ये भी एग्जांपल है किसका? लोकल बॉडीज का। और म्यूनिसिपैलिटीज को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट के अंदर। नगर पंचायत के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ थर्ड है म्यूनिसिपल काउंसिल। तो ये तीनों नेम्स अगर आपको कहीं पर भी देखने को मिल रही है, न्यूज़ के अंदर मिल रही हैं आपको, तो इट मीन्स ये तीनों के तीनों, साथ में पंचायती राज, ये सब क्या है? आपकी लोकल बॉडीज के एग्जाम्पल माने जाते हैं। अच्छा, अब हम और डेप्थ में चलते हैं। ये जो एमसी म्यूनिसिपैलिटीज का क्वेश्चन है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस पार्ट के अंदर है म्यूनिसिपैलिटीज? आंसर पार्ट 9A। कौन से आर्टिकल्स हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज के साथ डील करते हैं? तो आंसर 243P से लेकर 243ZG तक के आर्टिकल डील करते हैं किससे? म्यूनिसिपैलिटी से। अगर 243P से लेकर 243ZG तक के आर्टिकल म्यूनिसिपैलिटी से डील कर रहे हैं, तो आप मेरे को ये बताओ कि भाई जो इससे पहले के आर्टिकल्स हैं फिर वो कहाँ फॉल कर रहे हैं? तो बेटा वो फॉल कर रहे हैं आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O, ये 0 नहीं है, ये O है। 243 से लेके आर्टिकल 243O तक के आर्टिकल जो हैं ये डील करते हैं हमारे किससे? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, जो कि एक एग्जांपल है लोकल बॉडी का। किस अमेंडमेंट से आया? 73rd अमेंडमेंट से आया 1992 के अंदर। और जो म्यूनिसिपैलिटी है ये किस अमेंडमेंट से आया? 74th अमेंडमेंट से आया। कब आया? 1992 में। मेरे को नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को होगी। ठीक है, अच्छा, नगर पंचायत किन एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी? जो आपके रूरल एरिया हैं, रूरल से अर्बन में लगे हैं ट्रांसफॉर्म होने। समझ गए? हैं रूरल इलाके, रूरल से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं किसमें? अर्बन में। वहां पे आपको देखने को मिलेगी नगर पंचायत, रूरल से जो अर्बन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उसके बाद आ गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो लार्जर अर्बन एरियाज हैं। लार्जर अर्बन एरियाज के अंदर आपको देखने को मिलेगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। स्मॉलर अर्बन एरियाज के अंदर आपको देखने को मिलेगी म्यूनिसिपल काउंसिल। तीनों में गेम क्लियर है ना? तीनों का कॉन्सेप्ट। नगर पंचायत जो एरिया रूरल से मतलब गांव वाले इलाके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं शहरी इलाकों के अंदर, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो लार्जर अर्बन एरिया के अंदर, और जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो स्मॉलर अर्बन एरिया के अंदर। डन। जितने क्वेश्चन बनते थे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ से कर लिए। अब हम चलते हैं इसकी
डेप्थ में। हाँ जी, तो आर्टिकल 243 डी से लेकर, जो कि पंचायत से डील कर रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि पंचायत के अंदर आर्टिकल कौन से कहां से लेके कहां तक आ गए, 243 से लेकर 243 ओ, तो कहने का मतलब है बीच में आएगा ना डी, ये पंचायत के लिए। आर्टिकल 243 टी फॉर म्यूनिसिपैलिटी, अब ये टी लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बताया था कि जो म्यूनिसिपैलिटी के आर्टिकल हैं वो कहां से लेके कहां तक हैं, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। अब पी क्यू आर एस टी तो बीच में ही आ रहा है ना, ये अलग अलग प्रोविजंस हैं, इनको ध्यान में रखना, कहां से लेके कहां तक के आर्टिकल पंचायती राज के हैं, कहां से लेके कहां तक के आर्टिकल म्यूनिसिपैलिटी के हैं। डन। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, फॉर म्यूनिसिपैलिटी इंसर्ट हुए थे थ्रू द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, तो मैंने आपको यही बताई है 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से ये ऐड करे गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि हुई कब थी, 1992, यही बताया आपको, जो कि अलाउ करता है स्टेट को कि रिजर्व करा जाए सीट्स को एंड चेयरपर्सन पोस्ट को, किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। डन। नेक्स्ट आ जाओ, अदर प्रोविजंस क्या हैं अंडर आर्टिकल 243 डी एंड 243 टी, डी एंड टी के बाकी प्रोविजंस क्या हैं, फॉर एससीज एसटीज, सीट्स जो हैं वो रिजर्व करी जाएंगी एससी और एसटी के लिए, उनकी पॉपुलेशन के बेस के ऊपर एज नियरली एज पॉसिबल विद रोटेशन अमंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, जो आपके अपने अपने एरिया के कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया होंगे, मतलब आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब विधान सभा क्षेत्र। सारी गेम क्लियर है? हाँ, आगे बढ़े, सारी गेम ओवर, समझ आ गई। आर्टिकल हमने करे 243 से लेके 243 पी तक, 243 नहीं, सबसे पहले करे 243 से लेके 243 ओ तक, फिर हमने करे आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक के आर्टिकल। डन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आया, एटलीस्ट 1/3 ऑफ दीज सीट्स इज रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी विमेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विमेन के लिए क्या है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स का 1/3 रिजर्व करा जाएगा विमेन के लिए, फीमेल के लिए, ये रिजर्वेशन दे रखी है विमेन को। और किसके ऊपर, कौन सी सीट्स पे, एससी और एसटी सीट्स पे। सीट्स फॉर चेयरपर्सन कुड बी रिजर्व फॉर एससी, जो चेयरपर्सन होंगे उस एरिया के, जो भी चेयरपर्सन बनेंगे बाद में, ठीक है, उस एरिया के कौन सीट्स फॉर चेयरपर्सन ये रिजर्व करी जाएंगे, किसके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और विमेन के लिए, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, उस लॉ के अकॉर्डिंग जिस लॉ को इनैक्ट कराए किसने, स्टेट्स ने। डन। नेक्स्ट आ जाओ, अब आते हैं हम इसके एमसीक्यूज के ऊपर। शायद से जितना डिटेलिंग हमने इसकी करनी थी हम कर चुके, अब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज क्या आई, कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, कहां का, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। एटीएम मिजो दे दो, समझ गए। कौन सा, 5th है, नो, 6th है, यस। अब 6th हो गया इसका आंसर। अब अगर हम ये देखें कि 6th हो गया इसका आंसर, तो इट मींस बाकी भी तो होंगे ना इंपॉर्टेंट, आते होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आते होंगे तो मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट तो आंसर क्या हो गया हमारा, 6th शेड्यूल। नेक्स्ट, ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैज हाउ मेनी मेंबर्स। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए। क्या वो ऑप्शन 20 है, क्या वो ऑप्शन 30 है, क्या वो ऑप्शन 40 है, या फिर वो ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन मतलब 50 है। तो आंसर हमें पता ही है, मैक्सिमम नंबर 30 नहीं होने चाहिए, 30 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। नेक्स्ट आ गया थर्ड क्वेश्चन, कितने मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनॉमस एडीसी के अंदर, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर कितने मेंबर इलेक्टेड हैं। ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड, 26 मेंबर्स आर इलेक्टेड, 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड, 15 मेंबर्स आर इलेक्टेड। अब ये मत बोलना कि मैम ये आपने करवाया नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका आंसर हम करके आए हैं पीछे। अभी मैं आपको बताती हूं। हाँ जी, क्या देखा हमने स्ट्रक्चर में, नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, 30 मेंबर से ऊपर ना हो जनरली, जिसमें से 4, मैक्सिमम 4
नॉमिनेटेड हों बाय गवर्नर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 26 मेंबर्स हैं वो आउट ऑफ 30 इलेक्टेड होंगे और जो 4 मेंबर्स हैं आउट ऑफ 30 ये क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। और कौन नॉमिनेट करेगा इनको? आंसर, उस कंसर्न्ड स्टेट का गवर्नर, ये नॉमिनेट करेंगे। डन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। Who nominates the remaining members of the autonomous district council? क्या चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, क्या गवर्नर करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है या प्रेसिडेंट करता है? तो मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को बताने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी आपको आंसर पता है इसका। तो आंसर हमारा क्या हो गया? गवर्नर। क्या हो गया? गवर्नर। कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा बेटा? 4 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा। याद रखना, नॉमिनेट करेगा, इलेक्ट नहीं करेगा, नॉमिनेट करेगा। नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following is not a part of the autonomous district council? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको इसमें से ढूंढना है कि इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है किसकी, ADC की, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले लॉ बनाना लैंड और फॉरेस्ट के ऊपर, लॉ बनाना मैरिज और इनहेरिटेंस के ऊपर, या लॉ बनाना स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट के ऊपर, या कलेक्ट करना टैक्स ऑन प्रोफेशंस के ऊपर। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेकिंग लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। भाई सबसे पहले हमारे पास होती हैं, क्या है हमारे पास, हाँ हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरलिज्म। हमें देखने को मिलती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिवीजन ऑफ पार्ट्स। ये जो डिवीजन ऑफ पार्ट्स मिलती है हमें, इसमें हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती हैं। यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे लॉ बनाने का काम यूनियन का होता है, सेंटर का होगा। अब यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स होंगे कौन कौन से? फॉर एग्जांपल बैंकिंग, पोर्ट्स, इंश्योरेंस सेक्टर, माइनिंग, ये सारे टॉपिक हैं किसके? ये सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट के। तो इन पे लॉ बनाने का काम यूनियन का है। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे स्टेट लिस्ट बनाएगी, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट बनाता है लॉ। बट बाय चांस अगर सेंटर में से सेंटर लॉ बनाना चाहता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर, तो सेंटर इस पार को दे देता है किसको? राज्यसभा को। और राज्यसभा जो है फिर वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है, और राज्यसभा का बना हुआ स्टेट लिस्ट पे बना हुआ लॉ कहीं पे भी चैलेंजेबल फिर नहीं है। मतलब अगर डिस्प्यूट पड़ जाए इन बिटवीन सेंटर और स्टेट के, तो सेंटर और स्टेट के अगर डिस्प्यूट पड़ जाए तो जो लॉ चलेगा स्टेट लिस्ट के ऊपर वो सेंटर का ही चलेगा। और सेंटर में से क्या लोकसभा को पावर है या राज्यसभा को पावर मिली हुई है? तो आंसर राज्यसभा को पावर मिली हुई है क्या? लॉ बनाने की अंडर द स्टेट लिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉ बोथ बना सकते हैं, मतलब सेंटर भी बना सकता है एज वेल एज स्टेट भी बना सकता है। डन। चलो, द गवर्नर कैन रिकॉग्नाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। Which of the following actions can the governor not take? ADC के कंटेक्स्ट में कौन सा ऐसा एक्शन है जो गवर्नर नहीं ले सकता? Increase the area of an autonomous district, decrease the area of an autonomous district, change the name of an autonomous district, abolish an autonomous district। अब इनमें से कौन सा काम
नहीं। कौन सा काम? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन द गवर्नर नॉट टेक? गवर्नर नहीं कर सकता। तो एरिया इंक्रीज कर सकता है, एरिया किसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का, या डिक्रीज कर सकता है, या नेम चेंज कर सकता है, या अबॉलिश कर सकता है। तो अब हमें आंसर इसका पता ही चल रहा है कि अबॉलिश एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। अबॉलिश एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ये इसके हाथ में नहीं है भाई, ये नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर जो मेंबर इलेक्ट होते हैं उनका जो टेन्योर है, उनका जो टाइम पीरियड है, उनकी जो टर्म है, जो उनका कार्यकाल है, वो कितने साल का होगा? ऑप्शन 1 3 साल का, ऑप्शन 2 4 ईयर का, 5 ईयर का, या फिर 6 ईयर का। तो आंसर 5 ईयर। जनरली अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये बातें जगह जगह पे लिखी हैं, तकरीबन ऑन एन एवरेज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं वो भी 5 साल तक तो बरकरार ही रहती हैं। नो डाउट टाइम से पहले भी डिसॉल्व हो सकती हैं, बट फिर भी 5 साल तो बरकरार रहती ही रहती हैं। नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेन पर्पस जो है वो क्या है? क्या वो मेन पर्पस अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना है, या प्रोटेक्ट करना है राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन को, या फिर एस्टैब्लिश करना है सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर ट्राइबल एरियाज पे, या इनकरेज करना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ट्राइबल एरियाज के अंदर? तो ये क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। प्रोटेक्ट करना है बेटा राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, इनके राइट्स को और इनके इंटरेस्ट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करने का काम ही करती है कौन? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन ट्राइबल मैटर्स विद इन द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट? इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, ट्राइबल मैटर्स के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, और वो भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी के अंदर अंदर? क्या वो स्टेट हाई कोर्ट है, या वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, या वो विलेज काउंसिल है, या वो स्टेट गवर्नमेंट है? तो हमारे पास आंसर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी बेटा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हो नहीं सकती। अच्छा, विलेज काउंसिल नाम की कोई वैसे चीज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके स्टेट हाई कोर्ट इसमें क्या करेगा? क्योंकि मैटर विद इन द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बोले हैं ना, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी के अंदर अंदर बोले, ठीक है? तो इसलिए आंसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। नेक्स्ट अब हमारा 4th न्यूज आर्टिकल। अभी 4th न्यूज आर्टिकल जो है ये क्या है? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मशीन विजन। अब ये है न्यूज के अंदर, साइंस एंड टेक के अंदर। तो S-400 है क्या? ये बेटा एयर डिफेंस सिस्टम मशीन है जो कि बेस इंस्पेक्शन सिस्टम के बेस के ऊपर काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसने इसे आइडेंटिफाई करा है, इंडियन फर्म इसे एस्टैब्लिश कर रही है, मेंटेन कर रही है इसकी रिपेयर को, और होल्ड कर रहा है MRO। अब ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये है क्या? नो डाउट यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनना, फर्स्ट 3 लाइन से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। अब क्वेश्चन कहां से बनते हैं? S-400 सिस्टम जो है वो है क्या? लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो आपने याद कैसे रखना है? सैम है, सरफेस टू एयर मिसाइल। समझ गए क्या? S-400। तो अब एक लड़का है SC समीर, जिसके 500 में से 400 मार्क्स आए हैं। समीर, सम ऐसे तो लिखेंगे ना, समीर। तो ईर को उड़ा दो, सम को याद रखना। कितने मार्क्स आए हैं इसके? 400। किसके आए हैं शॉर्ट में? समीर के। तो S-400 ये हो गया सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल है। अच्छा, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है सैम। अब एक्वायर्ड किससे करी गई है? किससे एक्वायर करी गई है? रशिया। जब मैंने आपको न्यूक्लियर डील वाला टॉपिक पूरा कराया था तो उसमें भी मैंने आपको रशिया का जिक्र हम लोग वहां पे करके आए थे कि भाई रशिया जो है वो पीछे नहीं हट रहा है। रशिया कुछ ना कुछ हर कंट्री को देते जा रहा है। मतलब
क्या ही बोलना है, अब ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्या ही बोलना है। अच्छा, अब इस S-400 को क्या बोला गया है? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र पता है ना, भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र। तो S-400 है कैसी? सैम, समीर के 400 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500। तो सैम सरफेस टू एयर मिसाइल है, और ये सरफेस टू एयर, सरफेस से एयर में करेगी अपना डिफेंस सिस्टम को। तो अगर सरफेस से एयर में मार करेगी तो इट मींस जो नाम इसको दे रखा है वो कैसा दे रखा है? सरफेस पे तो है ना खड़े हुए हम, इधर ही भगवान विष्णु है तो अपने इधर से चक्र चलाएंगे, सुदर्शन चक्र, ये नाम दे रखा है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आ गया, लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है सैम, रशिया से करी गई है एक्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया के अंदर इसे बोला गया है सुदर्शन चक्र, आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं। अब इसमें एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि रडार्स के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर्स इसके अंदर दे रखे हैं। कंप्लीट 360 डिग्री रडार है इसके अंदर, ये है क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बाकी तो नॉलेज है और मिसाइल कवरेज, तो इसमें कंप्लीट 360 डिग्री का रडार है, 360 डिग्री। मल्टी मिसाइल कंपेटिबिलिटी इनेबल्स लेयर डिफेंस, कैन ट्रैक एंड एंगेज मल्टीपल टारगेट एट वंस, एक ही बार के अंदर टारगेट भी कर सकती है और एंगेज भी कर सकती है, ट्रैक भी कर सकती है मल्टीपल टारगेट्स को, ठीक है। तो मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक भी कर सकती है, एंगेज कर सकती है मल्टीपल टारगेट्स को एक ही बार में, ये इसका स्पेशल फीचर है। पांचों के पांचों फीचर्स आई थिंक आपको क्लियर हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब ये तो हम कर चुके ना, हाँ ये हमारा हो चुका। हाँ जी, अब इसकी स्पीड देखें, 13 to 14 मैक, ठीक है, ये इसकी स्पीड है। ट्रैक क्या कर सकती है? 600 किलोमीटर तक की एंगेजमेंट, समझ गए? 600 किलोमीटर, अप टू 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड कवरेज फ्रॉम 30 मीटर टू 30 किलोमीटर, ये इसका स्पेशल फीचर है, ध्यान रखना है। कितना? 600 किलोमीटर एंगेजमेंट के अंदर ये 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड कवरेज इसका है, और कवरेज जो है वो 30 मीटर से 30 किलोमीटर तक है, मीटर से किलोमीटर्स तक है। अब रेंज और कैपेबिलिटी, स्पीड हमने कर ली, इसकी ट्रैकिंग रेंज कितनी है? 600 किलोमीटर की। एंगेजमेंट इसकी कहां तक है? अप टू 400 किलोमीटर। एल्टीट्यूड कवरेज इसका कितना है? 30 मीटर से लेके 30 मीटर से लेके 30 किलोमीटर तक। ऊपर हम कर चुके 7 क्वेश्चन। अब इन 7 में से ना आप इसको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसको आप करें नंबर 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, और ये आ गया 9th क्वेश्चन। अच्छा, अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर। अब क्वेश्चंस को देखें आपकी क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहले नेम क्या है रडार का जो कि यूज करा गया है बाय द 400 सिस्टम? बिग बर्ड टॉमस्टोन, बिग बर्ड टॉमस्टोन, आयरन डॉम, आयरन फीस्ट के साथ, या फिर डेविल्स स्लाइंग। अब ये जो आयरन फीस्ट है, क्या लग रहा है आयरन की फीस्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बहुत ज्यादा मिसाइल की क्या है रेंज कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इट मींस बिग बर्ड ही है, ऑप्शन ए, ये इसके रडार का नाम है। नेक्स्ट आ गया हमारा, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम इज द S-400? तो S-400 कैसी मिसाइल है? समीर। समीर के मार्क्स कितने आए हैं? समीर के मार्क्स कितने आए हैं? 400, है ना। तो ईर उड़ा दो हवा में, सैम बच गया। सैम का मतलब क्या हो गया? सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, या एंटी शिप। तो कैसी पढ़ी हमने? सरफेस टू एयर मिसाइल है, ऑप्शन ए आ गया इसका आंसर, ऑप्शन ए, सरफेस टू एयर। नेक्स्ट आ जाओ, क्या की फीचर है S-400 कैपेबिलिटी का? इट कैन ओनली एंगेज 1 टारगेट एट अ टाइम, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी तो हम पढ़ के आए। इट हैज अ वेरी लिमिटेड रेंज, हो ही नहीं सकता। इट कैन ट्रैक एंड एंगेज मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली, बिल्कुल। इट इज अ शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, तो हमें पता चल ही रहा है, अभी तो पढ़ के आए हैं, किसका आंसर क्या होगा? तो आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ गया, किस कंट्री ने साइन करी है डील टू प्रोक्योर द S-400 सिस्टम फ्रॉम रशिया? क्या वो जापान है? क्या वो
हमारा भारत है या फिर जर्मनी है या फिर फ्रांस है। अब इनमें से वो कौन सी कंट्री है? तो आंसर हमने वहां तो पीछे तो कोई नहीं देखा, लेकिन हमने ये जरूर बोला कि इंडिया में से किस नाम से जाना जा रहा है? सुदर्शन चक्र। तो हमें वहां से आइडिया लगा लेना चाहिए था इसका। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन वर्जन ऑफ द 400 मिसाइल सिस्टम? अभी तो पढ़ के आए हम, अभी तो करा, तो आपको आंसर आता है, सुदर्शन चक्र हो गया आंसर सी। What is the maximum range of the S-400 system? S-400 सिस्टम का मैक्सिमम रेंज जो है वो क्या है? तो 100 किलोमीटर है, 200, 400 या 600? तो अभी पढ़ के आए हम, आंसर 400। कौन सी रेंज पूछी जा रही है? मैक्सिमम रेंज पूछी जा रही है, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ। What type of targets can the S-400 system engage? किस तरह के टारगेट्स को एंगेज करेगा? क्या एयरक्राफ्ट को करेगा अकेला, या अकेला क्रूज मिसाइल्स को करेगा, या अकेली बैलिस्टिक मिसाइल्स को करेगा, या फिर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक? भाई पता ही है हमें, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है, क्योंकि हमने बोला मल्टीपल टारगेट कवर करेगा एक ही बार में। समझिए, तो गेम बड़ी जबरदस्त है S-400 की। चलो इसका तो आंसर आपको वैसे दिख गया। अब व्हाट इज अ पोटेंशियल जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन ऑफ इंडिया एक्वायरिंग द S-400? तो आंसर बी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, पोटेंशियल सैंक्शंस अंडर द CAATCSA एक्ट, CAATSA एक्ट। अब आपने करना क्या है, अपने एंड पे इस एक्ट की आपने करनी है फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म क्या है, इस एक्ट की फुल फॉर्म पढ़ लेना, अदरवाइज वैसे पूछी नहीं जाएगी, बट फिर भी जरूरी है। नेक्स्ट आ जाओ अब हमारा 5th न्यूज आर्टिकल। अब 5th न्यूज आर्टिकल के अंदर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट आया कब? 1867 के अंदर। आइलैंड प्रोटेक्शन जोन IPZ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये हमारी है बेटा पूरी की पूरी क्या? न्यूज आर्टिकल। अब ये पूरा है न्यूज आर्टिकल, ये भी पूरा न्यूज आर्टिकल है, आपने खुद से रीड करना है, पूरा न्यूज आर्टिकल है, मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अच्छा, अब यहां पे दे रखा है न्यूज आर्टिकल के अंदर 7th स्केड्यूल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है? तो ये डील करता है हमारी नंबर ऑफ लिस्ट्स के साथ, और लिस्ट मैंने आपको बता दी है 3 तरह की, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसकी डिटेल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूं। तो 7th स्केड्यूल जो है वो लिस्ट के साथ डील करता है। अच्छा, अब इसके हम जरा कॉमन क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट इज अ कॉमन गेमिंग हाउस? अब ये क्या है? अब आप अगर देखेंगे तो न्यूज आर्टिकल पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को इजीली ट्रैक कर पाएंगे। तो डायरेक्ट इनको हम कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज आर्टिकल मैंने नोट्स के अंदर आपको शायद से मिल जाएगा, बट अभी तक तो नहीं मिला होगा, तो इसलिए मैं वहां पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही, ठीक है? बट मेरे को लग रहा है कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ लो आप इस न्यूज आर्टिकल को जल्दी से। डन? सेकेंड स्लाइड पे आ जाओ, सेकेंड स्लाइड फटाफट से रीड कर लो एक बार। थर्ड स्लाइड, चलो अब हम जरा देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट इज अ कॉमन गेमिंग हाउस? किसको बोला गया है कॉमन गेमिंग हाउस? इस गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अकॉर्डिंग किसको बोला गया है? तो कहते हैं ऐसा कोई भी प्लेस जो कि रखा गया है या फिर यूज करा गया है प्रॉफिट या फिर गेन के लिए बाय गेमिंग और वेचरिंग, इस पर्पस के बेस के ऊपर जिस भी प्लेस को रखा गया है वो इसमें कंसिडर होगा कॉमन गेमिंग हाउस। डन? नेक्स्ट, जी आंसर के साथ, व्हाट पावर डज द एक्ट ग्रांट टू पुलिस ऑफिसर्स? पुलिस ऑफिसर्स को क्या पावर मिली हुई है इस एक्ट के अंदर? पुलिस ऑफिसर जो हैं वो एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं विदाउट वारंट किसी भी प्लेस को जो कि सस्पेक्टेड हो,
कॉमन गेमिंग हाउस बनने के लायक वो जगह हो, ऐसी शक के आधार पे अगर वो जगह हो तो पुलिस वाले वहां पे एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी वारंट के। उसके बाद अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को जो कि मिला है गेमिंग इन अ पब्लिक प्लेस करता हुआ, या फिर तीसरा सीज भी कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको कन्फिस्केट कर सकते हैं, एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गेमिंग फाउंड। तो सारी की सारी पार्ट जो है वो किनको मिली हुई है, पुलिस ऑफिसर्स को मिली हुई है इस एक्ट के अंडर। तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट आ गया, व्हाट कैन अ मजिस्ट्रेट डू विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गेमिंग फाउंड इन अ कॉमन गेमिंग हाउस अपॉन कन्विक्शन। अब जो मजिस्ट्रेट है अपॉन कन्विक्शन उसके पास क्या पावर हैं, तो कहने का मतलब है कि वो रिटर्न कर सकता है ओनर को, किसी हालत में नहीं हो सकता, सेल देम एट ऑक्शन हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, उसको डिस्ट्रॉय करवा देगा। समझ गए, क्या करवाएगा, डिस्ट्रॉय करवा देगा। कौन, मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट आ जाओ, वेयर डज द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट एक्सटेंड्स टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये पूरे के पूरे इंडिया पे चलता है, ओनली स्पेसिफाइड सिटीज और टाउन्स में चलता है? बिल्कुल जी, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड सिटी और टाउन के अंदर चलता है। तो आंसर आप देखो इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आया पंच संकल्प ऑफ NEP 2020। अब ये पंच संकल्प जो है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा है। ये हमारा नेक्स्ट एक्ट आ गया, आर्टिकल आ गया, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, 2020 यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कराया उसने, उन्होंने पंच संकल्प। 5 रेजोल्यूशन है पंच संकल्प का मतलब 5 संकल्प कर रहे हैं, 5 रेजोल्यूशन, और किसके अंदर लिए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लिए हैं। कब, 2020 के अंदर। NEP 2020 जो है उसका एम क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करना स्कूल के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, और वो भी कहाँ, भारत के अंदर। और साथ साथ में असेस करवाना इक्विटी, इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जो कि इसके फाउंडेशनल प्रिंसिपल हैं इस NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। पंच संकल्प, दीज विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा ये, और ये इनकॉर्पोरेट करेगा नेक्स्ट जेन इंजीनियरिंग एजुकेशन, इमर्जिंग एजुकेशन को, नेक्स्ट जेन इमर्जिंग एजुकेशन को। अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन ये साथ में कवर करेगा, इनोवेटिव एजुकेशन को कवर करेगा, होलिस्टिक एजुकेशन को कवर करेगा, भारतीय एजुकेशन स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन को कवर करेगा। अब इसके अंदर जो इनका टारगेट है वो 50% है बाय 2035, इसको अटेन करना। फीमेल GER जो है वो है आपका 28.5% हायर देन मेल, और जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है उसमें 1.01 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कंट्रीब्यूट करेंगी 73.7% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट का। अब जरा हम देखते हैं कि मेन एम क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, क्या प्रमोट करना है रूट लर्निंग को, या ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, या इंक्रीज करना है नंबर ऑफ एग्जाम्स को, या फिर रिड्यूस करना है बजट फॉर एजुकेशन को। अरे भाई एग्जाम एनरिच करके क्या करेंगे। तो अब जो मेन एम है, अच्छा इसका आंसर हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग दे नहीं रखा है, तो इसका देखो आंसर क्या होगा। मेन एम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसके हिसाब से। तो इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी। डन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 what percentage of gross domestic product should be invested in education? ग्रॉस GDP का कितना परसेंट एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करा जाएगा? तो ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, आंसर 6% इन्वेस्ट करा जाएगा। नेक्स्ट आ गया NEP 2020 प्रपोज कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट करा जाएगा किस रेगुलेटरी बॉडी का हायर एजुकेशन के लिए? क्या UGC को सेटअप करा जाएगा, AICT को सेटअप करा जाएगा, HECI को सेटअप करा जाएगा, या NCTE को सेटअप करा जाएगा? तो हमने ऑलरेडी देखा ही है कि किसको सेटअप करा जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और न्यूज आर्टिकल के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट आ गया हमारा NEP 2020 जो है ये इंपॉर्टेंस ऑफ किसके ऊपर एम्फसाइज करेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इन मदर टंग और लोकल लैंग्वेज अप टू विच ग्रेड? ग्रेड 3 तक, ग्रेड 5, ग्रेड 8 या
ग्रेड 10 तक। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो न्यूज़ आर्टिकल के अंदर होते नहीं बट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि आपका सिलेबस इसी तरह का है। तो अब इसमें आपने याद रखना है बेटा ग्रेड 5 तक। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या आना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओवर। तो एनईपी के साथ हमने लास्ट वाला टॉपिक जो है वो कर दिया अब अपना कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ। रखो तब तक अपना ध्यान। गुड बाय।